जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, इसके अलावा नवीज़ अमीर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अच्छा, आपको बताते चलें कि जो हमने सेगमेंट शुरू किए हैं, अगर आपकी टीम या फैंटेसी टीम या कोई भी चीज़ अगर आप जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास मेडिकैम के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से, और सलमान्स फूड की जानिब से भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जो आपको दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हमारे आता रहेगा। आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कामयाब होने की सूरत में आपको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वेटरन क्रिकेटर हैं, इसके अलावा यानी ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और ओवर 40 ग्लोबल कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, कल मैच हुआ पेशावर ज़िले में और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल के मैच में कामयाबी हासिल की और 64 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की, और इसके बाद पॉइंट्स टेबल पे भी पोजीशन चेंज हो गई। और अब चूंकि कोयटा की टीम ने ज़्यादा मैच खेले नहीं थे, 4 मैच खेले हुए थे, अब भी कोयटा की टीम के पास बड़ा मार्जिन है कि वो मज़ीद अपनी पोजीशन अच्छी बना सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन बात है, कोयटा बेसिकली दोबारा से कमबैक कर रहा है। 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों जो उन्होंने जीते। खासतौर पे एक दिन पहले वाला जो उन्होंने कराची से जीता, वो बहुत ही क्लोज मैच था। बड़ा क्लोज जाके जो ना टर्न अराउंड हुआ, और कहीं लग नहीं रहा था कि कोयटा कमबैक कर सकेगा, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्पिरिट। कल भी ऐसे ही हुआ। कल भी जो ना मैच जो ना बेसिकली जो ना वो कोयटा ने स्टार्टिंग अच्छी की, बट अभी भी जो ना आई बीइंग अ क्रिकेट एनालिसिस, मुझे थोड़ी सी इसके अंदर जो ना बड़ी गलतियां नजर आ रही हैं। जैसे अगर आपने हसन नवाज को खिलाना है तो ओपन कराएं। किसने आपको उसको 7वें 8वें नंबर पे खिलाने के लिए रखा हुआ है? आप एक ऐसा अटैकिंग क्रिकेटर जिसने ओपनिंग की हुई, उसको आप 7वें 8वें नंबर पे खिला रहे हैं। अदरवाइज उसको खिलाए नहीं। 7वें 8वें नंबर के लिए आपके पास बेंच में लोग बैठे हुए हैं। मतलब इनफैक्ट दानिश अजीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, जो नीचे खेलता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। आपको राइट और लेफ्ट का एडवांटेज भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। बट ओवरऑल आई थिंक टोटल क्रेडिट गोज टू फहीम अशरफ। किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई, किस तरीके से उन्होंने 5 विकेटें ली, किस तरीके से उन्होंने आके जो ना वो पिशावर को नॉकआउट किया। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू फहीम अशरफ। किसी भी किस्म की कोई भी जो ना मतलब तारीफ उनकी की जाए वो कम होगी। जुनैद साहब, हमने देखा कि पेशावर की टीम ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, ना उनकी टीम ने कोई बैटिंग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बॉलिंग में भी कोई इतनी खास नहीं रही, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना रहा है उन लोगों को। तो आपको लगता है कि अब आने वाले मैचेस में जो है पेशावर बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि पेशावर भी जो है पॉइंट्स टेबल पे हम देखें तो मज़ीद नीचे ही आता जा रहा है, और कोयटा अपनी परफॉर्मेंस देके 2nd पोजीशन पर आ गया, 3rd पोजीशन पर आ गया। देखिए, पेशावर के साथ जो सबसे बड़ी मसला है, पेशावर के जो बेसिकली स्टारडम जो है ना, वो नाउ इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम। अब अगर आप देखें, बाबर से रन नहीं हो रहे। कल बेसिकली अजीब किस्म का जो ना टाकरा था, ऐसा लग रहा था जैसे इट वाज आमिर वर्सेस बाबर, इट वाज नॉट कोयटा वर्सेस जो है ना वो मैच लग रहा था कल। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो मतलब ऐसा लग रहा था आमिर ने ऐसे आउट किया जैसे उसने कोई रोहित शर्मा को आउट कर दिया या विराट कोहली को आउट कर दिया। विच इज ऑन अ क्रिकेट स्पिरिट अच्छा भी है और किसी तरीके से गलत भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही पाकिस्तान के हीरो हैं। बट या पेशावर के लिए इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम के किस तरीके से साइम और बाबर दे आर नॉट परफॉर्मिंग। और अगर वो परफॉर्म भी करवा रहे हैं तो बिल्कुल अंडर दी जो है ना मतलब कैपेसिटी ऑफ बोथ ऑफ देम। द पेशावर हैज लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर देम, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट परफॉर्मिंग। और फिर सेम उसी की प्रॉब्लम जो ना आहिस्ता 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 नीचे जो ना डाइवर्ट होना शुरू होती है। जब आप पावर प्ले अच्छा नहीं खेल रहे, आपकी सर्कल ज्यादा हो रहा है, प्लस आपकी विकेटें इसके साथ गिर रही हैं, दोनों विकेटें गिर रही हैं एक साथ, तो फिर जो है ना एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए जो है ना चेस करना या एक बड़ा टारगेट देना जो ना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। नीचे आने वाले कितना कवर करेंगे, कितना स्कोर करेंगे। या तो उनको ये सोचना चाहिए उनकी मैनेजमेंट को कि भाई आप बाबर को वन डाउन करें, किसी और से ओपन कराएं, कब तक आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। या फिर आई डोंट नो व्हाट सोल्यूशन दे पीपल हैव, या फिर जो ना वो ये सोच चुके हैं कि 2025 का पीएसएल उनके लिए खत्म हो गया, लेट्स गो बैक एंड लेट्स फोकस ऑन 2026। अच्छा सर, आपको नहीं लगता पेशावर की बॉलिंग जो है वो बड़ी कमज़ोर हमें नज़र आई? अली रज़ा जिस पे वो पूरी तरह जो है वो बैंक कर रहे थे, अली रज़ा नहीं चले, 48 रन दे दिए उन्होंने।
अच्छा, इसी तरीके से साइम अयूब इज़ नॉट अ फुल टाइम बॉलर, साइम अयूब से 4 ओवर करवाए, खैर फिर भी साइम अयूब ने 2 विकेटें लेके दी और बेहतर परफॉर्म किया। इसके अलावा अजारी जोसेफ हमें नज़र आए, लेकिन अजारी जोसेफ भी 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, लेकिन 4 ओवर से ज़्यादा तो करा नहीं सकते। आप नहीं समझते कि पेशावर की टीम की बॉलिंग कमज़ोर है? इसके बिल्कुल बरक्स कोयटा की टीम ने कल अपनी बॉलिंग से ही ये मैच जीता है। नहीं, मेरा आपसे ना इस बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि मेरे अपने ख्याल के मुताबिक 178 रन जो ना इट्स वेरी मच चेजेबल। मुझे ऐसा लगा कि कोयटा ने जो ना बहुत अच्छा नहीं खेला। 178 जो ना 100% चेजेबल थे, खासतौर पे जो ट्रैक रिकॉर्ड जो ना वो चलता हुआ आ रहा है, सेकंड इनिंग, ड्यूक इफेक्ट, वाटर जो ना मतलब एलिमेंट जो ना वो मौजूद है। तो आई ओवरऑल थिंक कि अगर कोई भी टीम किसी भी टाइम के ऊपर मैच शुरू होने से पहले डील करे और 178 रन का टारगेट दे, तो वो इट्स डूएबल। कोई भी टीम जो ना मना नहीं करे। और अगर आप बेसिकली सऊद की जो ना सऊद शकील की बैटिंग देखें, जिसने बेसिकली ओपन करते हुए 26-27 बॉलों के ऊपर 30 समथिंग रन बनाए, तो वो भी इस चीज का वादे है कि उनके जो पावर प्ले बॉलर्स हैं, जो सारी चीजें हैं, वो बेसिकली जो ना वो काम नहीं कर सके जिस काम के लिए वो आए हुए थे। तो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक सो 178 रन वाज अ वेरी मच क्वेश्चन मार्क। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉलर जो ना ऑड एंड ऑड जो ना वो पिट जाता है, कुछ निकल जाती है। और फास्ट बॉलर और खासतौर पे इस किस्म के पिचेस के ऊपर, तो हाई स्कोरिंग पिचेस है, वहां पर हर दूसरे तीसरे मैच में बॉलर्स की जो ना पिटाई होगी। साइम सही अयूब ने बात बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेटें ली, 25-26 रन जो ना वो दिए। तो ओवरऑल जो ना बॉलर की जो ना सही परफॉर्मेंस थी, एवरेज परफॉर्मेंस थी, बट batsman was very below the average and they have to actually mark the batting line. ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं, पैनलिस्ट खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं, फरहान फरीद राजू हैं, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में पैदा हुआ है कल परसों से, वो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है PSL की किसी टीम में नदीम उमर के साथ मिल के कोई मामला तो नहीं है? ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताएं हमें, मुझे ऐसा लगता है। एक बात दूसरी ये है कि मैच हमने देखा, हम थोड़ा सा ना खुर्रम शहजाद को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। 3 ओवर में 9 रन दे के उन्होंने 2 विकेट्स लिए, फुल सपोर्ट किया उन्होंने। मैं ये कहता हूँ ये स्विमिंग ट्रैक थी, 2 बॉलर जिन्होंने लेंथ में बॉलिंग की उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आपने सारी चीज़ें रीड की कि उन्होंने अच्छा बेहतर और कर सकते थे, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो और बेहतर रन बना सकती थी। बट पेशावर की टीम के ऊपर बात हो रही है, बाबर आजम के ऊपर बात हो रही है, मोहम्मद आमिर ने जैसे उसको आउट किया। ये क्रिकेट है, बॉल लग जाती है हेलमेट पे, लेकिन बाबर आजम का नाम और वो शोहरत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब वो आउट ऑफ फॉर्म है। मोहम्मद आमिर जो है वो रिटायर हो चुके हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं। तो आमिर ने कुछ शोज़ में भी कहा कि भाई बाबर आजम को मैं आउट करूँगा, और उन्होंने आउट कर दिया। अनफॉर्चुनेट उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। आप इसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ये बात सही है, पाकिस्तान के दोनों स्टार्स हैं, इनको रहना तो पाकिस्तान में। आप ये मुझे बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को मज़ीद बेहतर और करने की ज़रूरत है? और उन्होंने जैसे अब एक स्टार्टर लिया है, और पेशावर की टीम तो मैंने भी बताया, आपने भी कह दिया कि वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है जो कोयटा ग्लैडिएटर की, आपको क्या लगता है कि इनको मज़ीद और बेहतर करने की ज़रूरत है? और खुर्रम के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। खुर्रम शहजाद 3 ओवर में उन्होंने 9 रन दे के 2 विकेट्स लिए हैं, जो थोड़े से दबे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बेस्ट बॉलिंग है फ़हीम अशरफ के साथ उनकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूं, जहां आपने कहा कि शायद मैं कोई टीम लेने वाला हूं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टीम देगा या कोई टीम दिलाएगा। आज तक मेरा ऐसा कोई एग्रीमेंट या डिस्कशन जो ना वो किसी भी जो ना वो ऑनर के साथ नहीं हुआ। आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरीके से, हमने बहुत जमाने तक क्रिकेट साथ भी खेली है, साथ क्रिकेट खिलाई भी है। वी ऑलवेज बिलीव ऑन मैरिट। हम कभी भी जुगाड़े नहीं लगाते थे, और ना ही कभी जुगाड़ की जो ना क्रिकेट हमने खेली है ना। अब जारी बात है, जब जब इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट किसी चीज के ऊपर आएगा, तो वहां पर आपको सारी चीजें जो है ना खेलनी पड़ेंगी, खिलानी पड़ेंगी। फिर आपके पास दबाव भी आता है कि इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ, उसको कर लो, उसको ना कर लो। ये सारे काम मुझसे होंगे नहीं, इसलिए मैं बाहर बैठ के तज्जिया कर लूं, ये ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट। सेकेंडली, देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी आपकी खामियां होती हैं जो बेसिकली खुद कैप्टन, खुद कोच, खुद मैनेजमेंट जो ना इग्नोर करना शुरू कर देती है। I still think Quetta have a lot of flaws.
सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो ना उनकी ओपनिंग के ऊपर है, क्यों सऊद शकीर को ओपन नहीं करनी चाहिए। दे हैव अ बेटर ऑप्शन। उनको मिडिल ऑर्डर जो ना प्रॉपर तरीके से खिलाना चाहिए, जहां पर मिडिल ऑर्डर के लड़के इनके पास मौजूद हैं, इनके बेंच में मौजूद है। अगर है ना कि आपके पास बेंच में मौजूद नहीं। तीसरा जो है ना वो बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर उनको ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर किसको किस तरीके से जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। और स्टारडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टारडम को कंट्रोल भी करना चाहिए। ठीक। आमिर ही जी। पर्सनली जो है ना ही इज रिप्रेजेंटिंग क्वेटा ग्लैडिएटर। तो जो उसने जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड के अंदर दी, ये कोयटा के लिए भी जो है ना वो एक क्वेश्चन मार्क है। यू नेवर नो, कल ये आमिर कराची किंग्स में खेल रहे थे, आज जो है ना ये कोयटा के जो है ना नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल में भी ये हो सकता है कि बाबर आजम जो है ना कोयटा की नुमाइंदगी करें। तो ये एक वो ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली एक दिमाग में, एक लोगों में एक फला डाल देती है। आउट करना अच्छी बात है, स्टार्ट की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है। कभी भी जो है ना कोई बैट्समैन जो है ना आमिर को छक्का मार के जाके उसको अपना बैट नहीं दिखाता है कि मैंने तुम्हें जो है ना वो छक्का मारा, तुम्हें मैंने फलाना किया, तुम्हें ढिमका किया। दैट्स नॉट अ गुड जेस्चर। खासतौर पे इफ यू आर प्लेइंग इन अ सेम हाउस, इससे बड़े बड़े जो है ना चैलेंजेस होते हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बट देयर इज एन ऑलवेज अ रिस्पेक्ट ऑफ आवर स्टार्स। और जब तक हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, बट इन तमीज का मैटर। मेरा एक जेस्चर है, मुझे एक बात करने का तरीका जो ना दिया हुआ है, और मैं वही सेम तरीके से लोगों को बताता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि मैं हर दफा सही हूँ। तो ये सारी चीजें जो ना हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे, आने वाली जनरेशन आपको भी देखती है, मुझे भी देखती है और इससे सीखती है। जब तक हम स्टार की इज्जत नहीं करेंगे, और तुम्हारे बच्चे आके क्या सीखेंगे? सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी रॉन्ग। द मैनेजमेंट शुड लर्न। और आखिर में जो ना शायद इसके ऊपर जो ना दोबारा काम भी हो। तीसरा आपका जो ना सवाल रहा कि जी खुर्रम शहजाद का, जी बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 9 रन। और ये T20 की वन ऑफ दी आइडियल जो ना, अगर वो विकेट भी नहीं लेते, 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देते, तो भी वो आइडियल जो ना बॉलिंग होती। बट देखें एट द एंड ऑफ द डे स्टार्ट स्टॉक, 5 विकेट T20 के अंदर लेना आसान काम नहीं है, ये रोज नहीं होता। 5 विकेट ऑलमोस्ट लाइक कि आपने 120 130 रन जो ना वो बना दिए। तो पूरा जो ना क्रेडिट गोज। और जिस तरीके से खास तौर पे उसने फहीम अशरफ ने साइम को जो ना वो एक आउट स्विंगर के ऊपर कैच आउट कराया, तो आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू फहीम अशरफ। कल उसी का दिन था और क्रेडिट उसी को जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, आपने जैसे टीम के लिए कहा कि आप कोई टीम में इंटरेस्टेड नहीं है या नहीं लेना चाहेंगे, या मे बी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो वैसे आप क्रिकेटर भी हैं और ओवर 40 ग्लोबल कप आपने खेला, क्रिकेट समझते हैं, फिर इट्स अ गुड बिजनेस एज वेल। PSL बेसिकली जो है वो सिर्फ कराची की ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को ऊपर लाने का नाम नहीं, इट्स अ बिजनेस एज वेल। तो आप नहीं समझते कि बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप जैसे लोग क्रिकेट में आएंगे तो बिजनेस और क्रिकेट के साथ साथ, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो आप बेहतर अंदाज में लड़कों को भी यूटिलाइज कर सकेंगे और टीम को भी चला सकेंगे, और इट्स गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस एज वेल। देखिए कि दो अलग अलग चीजें। पहली तो चीज ये कि PSL कहीं भी कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके अंदर ग्रास रूट क्रिकेट की जो ना किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट आई। इसमें कहीं भी कोई आपने देखें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं डाला हुआ, और आप डाल भी नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल जो ना PSL हो गया, IPL हो गया, बिग बैश हो गया या CPL हो गया, ये सब के सब जो ना वो बेसिकली इट्स एन एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट जो ना वो कोई भी जो ना लर्निंग के लिए नहीं आ रहा। आज आप क्लास जो ना शुरू करें चैनल के ऊपर, कोई भी जो ना वो आपका लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सेम PSL भी इसी तरीके से इट्स अ हार्ड कोर एंटरटेनमेंट। हार्ड कोर एंटरटेनमेंट जो ना उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई चीज सिखा के नहीं जा सकता। तो फॉर मी, अगर मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए आऊं कि ग्रास रूट के अंदर किसी किस्म की कोई मेहनत कर सकूं, कुछ मदद कर सकूं, तो ऐसा नहीं होगा, मैं बिजनेस लूज करना शुरू कर दूंगा। और अगर मैं बिजनेस करने के लिए जाऊंगा तो जो मेरी अपनी एक क्रिकेट के लिए या एक जिंदगी भर जिन असूलों के लिए मैंने काम किया, वो असूल जो ना कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। तो शायद मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा। कल क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम, सही बात। बट आज तक आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ठीक है। फरहान फरीद राजू साहब क्या कहना चाहिए? जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम।
जुनैद भाई, आपने लोगों के दिल जीत लिए, इतनी ज़बरदस्त बात बोली आपने। और मैं भी हमेशा ये बोलते आया हूँ कि देखें, पीएसएल हो, आईपीएल हो, कोई भी लीग हो, ये आपको ग्रास रूट लेवल से लड़के नहीं देती। ये कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी कि मैं यहाँ पर आके लड़कों को सिखाऊं, खिलाऊं। वो हमेशा ऐसा टैलेंट लेगी जो यहाँ के परफॉर्म करे। और सिवाय हारिस रऊफ के मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा पीएसएल में जो पीएसएल के दर्जात में जिसको कह सकूं। और दूसरा सवाल आपसे ये कि ये जो हम देख रहे हैं कि सेल्फनेस बढ़ती जा रही है, पहले रिजवान की थी, फिर बाबर की थी, और अब सऊद शकील की। हमने देखा कि हसन नवाज बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमने कई लड़के ऐसे देखे जो यंगस्टर हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास स्किल भी है, पावर भी है, लेकिन वो उन सेल्फलेस की वजह से, उन सीनियर खिलाड़ियों की वजह से स्टेज पे जाने के लिए मुंतजर है। और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, इसका जो हल निकलेगा ना, वो सही तरीके से जब निकलेगा जब आप अपनी टीमें इंक्रीज करेंगे। आज आप जाके बेंच रीड करने की कोशिश करें, आप स्क्वाड रीड करने की कोशिश करें, तो आपको अंदाजा होगा कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास सातवीं टीम नहीं है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बेंच के अंदर आपकी पूरी टीम जो ना तैयार पड़ी हुई है, जो बेसिकली बाहर बैठे हैं। उसके अंदर यंगस्टर्स भी हैं, उसके अंदर सीनियर प्लेयर्स भी हैं, उसके अंदर टैलेंट भी है। तो हमें टीम जो ना इसके अंदर इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल नहीं है। दे आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो बेसिकली क्रिकेट के ऊपर स्पेंड भी करना चाहते हैं और लाइमलाइट में भी आना चाहते हैं। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, 7वीं 8वीं टीम आनी चाहिए, और क्रिकेट ऑटोमेटिकली बहुत सारी जो ना लोगों की मोनोपलाइजेशन जो ना वो खत्म हो जाएगी। अभी हम 6 टीमों के आसपास घूम रहे हैं, चाहे उसमें सऊद शकील हो, चाहे रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो। फिर ये बेंच थोड़ा खुलेगा, आपको मजा आएगा देखने के लिए कि भाई 10 टीमें आपस के अंदर जो है ना वो लड़ रही है। और दूसरी चीज ये कि भाई आपने हारिस रऊफ की बात की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ही इज दी ओनली एग्जांपल। और मैं आपको बताऊं, लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को पीएसएल से नहीं बनाया, एक्चुअली बिग बैश से बनाया। उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट बिग बैश की टीम से जो किया था, वहां जाके हारिस रऊफ ने जो परफॉर्म किया, उससे हारिस रऊफ हीरो बने, और आज तक उसी हीरोइज्म के ऊपर जो ना वो अपना कैरियर जो ना वो चला रहे हैं। अदरवाइज पीएसएल ने उनको नहीं बनाया, और ना ही जो ना वो पीएसएल किसी भी प्लेयर को बनाने में कामयाब हुई है। जी नवीद ज़मीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? आप बताएं। जी जुनैद भाई, लगा बड़ा आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पीएसएल के अंदर हमारी टीमों का इजाफा होना चाहिए। लेकिन जुनैद भाई, जो हमारे स्टार प्लेयर है, लोगों मेरे ख्याल से देखें, क्रिकेट में दिलचस्पी लोगों की यह है कि अगर आमिर अच्छी बॉल कर रहा है तो बाबर को भी उससे अच्छी बैटिंग करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे स्टार प्लेयर्स को थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस भी निकल गया? जब आमिर रिटायर्ड होने के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो हमारे करंट प्लेयर हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनकी वजह से ग्राउंड में आते हैं। अगर वो बाबर आजम सेंचुरीज करेंगे या रिजवान कर रहे होते हैं तो लोग देखना चाहते हैं उनको कि वो सेंचुरीज करें, और अगर वो रन्स नहीं करे तो इससे मेरे ख्याल से पीएसएल आपके ख्याल से थोड़ा फीका नहीं पड़ रहा है? देखिए, 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो बात ये कि पीएसएल फीका पड़ा नहीं है, पीएसएल शुरू होने से पहले ही फीका था। मैं अगर आपको स्टैट्स भेजूं तो पिछले साल 95 ब्रांड जो ना पीएसएल से अटैच थे। इस साल सिर्फ और सिर्फ 44 ब्रांड जो ना पीएसएल से अटैच थे। दे आर अ बिग कंपनी जो पीएसएल के से जो ना प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करके जा चुकी। एंड अनफॉर्चुनेटली मेडिकेम इज आल्सो वन ऑफ दोस। हम लाहौर कलंदर को हर साल स्पॉन्सर करते थे, क्योंकि इतनी अच्छी रेटिंग, इतने अच्छा सारा सिस्टम नहीं आ रहा था। सो वी हैव टू स्टॉप स्पॉन्सरिंग द टीम। ये इससे पीएसएल स्टार्ट होने का या बाबर के पेशावर में परफॉर्म ना करने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली ये वो मसला था जो बेसिकली पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर लोगों की जो अट्रैक्शन थी वो बहुत कम थी। इवन जो पहला मैच कराची में हुआ वो पहला ही मैच था, और आपने पब्लिक देखी हो कि ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था। मुल्तान का दूसरा तीसरा मैच खाली पड़ा हुआ था, पिंडी का दूसरा तीसरी मैच खाली पड़ा हुआ था। अभी किसी को ये तो नहीं मालूम कि आज बाबर आजम रन बनाएगा या बाबर आजम रन नहीं बनाएगा, या रिजवान रन बनाएगा या रिजवान नहीं रन बनाएगा। दिस इज समथिंग वी हैव टू वर्क ऑन इट। सेकंड, किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए उस ब्रांड के ओनर्स को बहुत सारा काम करना पड़ता है। ब्रांड बना के आप छोड़ नहीं सकते। दुनिया की सबसे इजीएस्ट ब्रांड है कोक और पेप्सी, क्योंकि उनकी कोई मोनोपलाइज है दुनिया के अंदर। आज का मैं जिक्र नहीं कर रहा, आज आपको 2-3 ब्रांड मिल भी जाते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल और सारी जो ना सिचुएशन जो ना क्रिएट हुई थी, बट दे स्टिल वर्क हार्ड टू क्रिएट देयर ब्रांड अवेलेबिलिटी।
आईपीएल हमसे 200 गुना ज्यादा बड़ा जो ना ब्रांड है, सॉरी 2000 गुना ज्यादा ब्रांड है। आप उनकी तरह ब्रांडिंग जाके चेक करें कि वो किस तरीके से दुनिया के अंदर और अपने मुल्क के अंदर जो ना ब्रांडिंग करते हैं। मुझे ये बताइए कराची के कौन से ऐसे इलाके के अंदर पीएसएल जो ना वो दिखाई जा रही है, कौन से ऐसे बोर्ड्स हैं जो पीसीबी ने जो ना लगाएंगे, कौन सा ऐसा मेला है जो पीएसएल का जो ना पीसीबी ने लगाया होगा। जब तक ये पीसीबी ये काम करेगी नहीं उस वक्त तक लोगों की अट्रैक्शन आएगी नहीं। स्कूलों में कौन सा वो गाए, ये सारे वो बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं जो बेसिकली जिनका काम होता है कि वो जाके आपका ब्रांड जो ना प्रमोट करे, फिर जाके आपका ब्रांड जो ना यहाँ आता है। और दूसरी चीज ये कि भाई बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये बात तो फॉर श्योर है, बीइंग अ बैट्समैन, बीइंग अ क्रिकेटर, हम कभी नहीं चाहते और हम कभी जानबूझकर आउट नहीं होते। हम हमेशा आउट होने के बाद आप यकीन करें अपने आप को अफसोस ही करते हैं और कभी कभी अपने आप को दिल में गालियां भी देते हैं। और कभी भी हमारी ये कोशिश नहीं होती कि यार ओके हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की क्रिकेट हो, चाहे किसी भी किस्म का लेवल हो, चाहे मैं सेल्फिश क्रिकेटर हूं, चाहे मैं स्टार हूं, चाहे मैं नॉन स्टार हूं, हम हमेशा आउट होते हुए जाते हुए अफसोस ही करते हैं, चाहे मेरा स्कोर 75 रन ही क्यों ना हो। यू कैन आस्क खालिद, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ टीमें जानबूझकर जो है वो हार जाती थी और हारने की वजह से लोग कहते थे जी क्योंकि अब तो बाकायदा ऐप्स हैं जिसपे कि बाकायदा बैटिंग होती है और फिर ये कहा जाता था, मैं किसी टीम का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ टीमों पे बाकायदा इस किस्म का इल्जाम लगाया गया कि वो जानबूझ के हारी इसलिए कि हारने में ज्यादा पैसा था, जीतने में कम पैसा था। देखें एक तो वो सिनेरियो जो ना वो खत्म हो चुका है, हार जीत का सिनेरियो जो ना इट्स वेरी न्यूट्रलाइज, 50-50% जो ना वो आपको पैसे मिलते हैं या पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अब जो सिनेरियो है वो बेसिकली फैंसी का है, आपने 2 बॉलों पे क्या करना है, 3 बॉलों पे क्या करना है, कौन सी बॉल पे आपने ये करना है, कौन सी बॉल पे वो करना है, इस पे बेसिकली सारा गेम है। बट फिर भी जिस स्टेज से ये दोनों बेचारे इस वक्त गुजर रहे हैं, मैं इसलिए बेचारे बोलूंगा कि देवर हीरोज। आपका रिजवान हो गया, चाहे बाबर हो गए, जिस स्टेज, चाहे शाहीन हो गए, ये जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, यहाँ पर इनके लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इनकी पर्सनल परफॉर्मेंस है। आई एम 100% श्योर कल बाबर आजम आउट होने के बाद उसने जितनी अपने आप को गालियां दे सकता था उसने अपने आप को गालियां जरूर दी होंगी। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इस तरीके से जो ना वो आउट एंड देखें बेसिकली मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी बिल्कुल नहीं करता कि कौन मैच फिक्सिंग में था, कौन मैच फिक्सिंग में नहीं था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। थोड़ी कल हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि 92 की जो टीम थी पाकिस्तान की उसमें यानी कप्तान जो वापस आए थे वो अपने सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए या अस्पताल बनाने के लिए वापस आए थे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें मेरे अपने ख्याल के मुताबिक 92 इज द ओनली एरा जिसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत तरीन एरा जो ना कहा जाता है। नॉट ओनली क्रिकेट, उस जमाने में हम स्नूकर में भी जीते थे, उस जमाने में हम हॉकी में भी जीते थे, उस जमाने में हम टीम इवेंट स्नूकर का भी जीते थे। अब कप्तान ने जिस पर्पज के लिए भी किया होगा, स्क्वाश भी जीते थे, एग्जैक्टली स्क्वाश टीम इवेंट भी जीते थे। मैं बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वो एरा था जिसके अंदर हमने इतने सारा डोमिनेशन जो ना किया। तो कुछ चंद साल ऐसे हमारे मुल्क के जिसको आप प्लीज हमें एंजॉय करने दें, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी ना लेकर आए। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी भी पर्पस के लिए आया था, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान को एक ऐसा गिफ्ट दे के गए जिसको हम आज तक याद करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की सूरत में हो, चाहे वो ट्रॉफी की सूरत में हो। वो एक ऐसा एरा है जो हमारा गोल्डन एरा से भी मैं ऊपर बोलूंगा कि अगर कोई प्लेटिनियम एरा है तो वह उसको हमें प्लीज हमें हमारे आने वाली जनरेशन को और उनकी भी आने वाली जनरेशन को अच्छे वक्तों में याद करने दें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। नसीम, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। जो आज का मैच है कोयटा और मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, तो नाज़रीन इस पर गुफ्तगू होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।